बहुत इजी है। एक एक गाड़ी होती है, वो चोरी हो जाती है 27 जून 1940 को। 1947 में वो जो प्लेंटिफ है, जो ओनर था गाड़ी का, जो अर्लियर ओनर था, उसने देखा वो गाड़ी जो है वो किसी और के पास है। और वो कौन है जिसके पास है? वो डिफेंडेंट है। उसके पास वो गाड़ी उसको मिलती है विद न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। और उसके पास वो गाड़ी तब आती है, वो कैसे आती है? इंटरमीडिएट परचेजर्स के थ्रू। ठीक है। तो बीच में बहुत ज्यादा सेल परचेज होता है, हुआ होगा 2-3 बार, डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट में जानो कि 7 साल बीत गए, 1940 से 1947 आ गया, और इट्स बीन 7 इयर्स। तो उस वक्त वो सेल और परचेज हो रहा है उस गाड़ी का। और फाइनली इस डिफेंडेंट के पास वो गाड़ी आ गई है। और वो डिफेंडेंट के पास गाड़ी उसने देख ली है प्लेंटिफ ने। तो प्लेंटिफ ने अब क्या किया? एक सूट फाइल किया। ठीक है। डिफेंडेंट के अगेंस्ट रिट फाइल किया 1947 में। और क्या क्लेम किया? द रिटर्न ऑफ द मोटर कार विच दे अलेज्ड हैज बीन रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड बाय द डिफेंडेंट। उसने बोला कि डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली ये मोटर कार लिया है, तो मुझे रिटर्न करने के लिए ऑर्डर किया जाए। डिफेंडेंट रेजिस्ट करता है रिट को। किस ग्राउंड पे? कि प्लेंटिफ का कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हो गया था बहुत पहले। तो इट इज बार्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। वो बोलता है लिमिटेशन एक्ट से वो बार्ड है। ठीक है। पहले लिमिटेशन एक्ट 1939 था, अब वो 1963 हो गया है हमारा। तो वो तब की बात हो रही है कि वहां उसने बोला कि इट इज बार्ड बाय सेक्शन 2(1) ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1939। ये वाली लिमिटेशन एक्ट की बात नहीं हो रही है, अर्लियर लिमिटेशन एक्ट में वो बार्ड है। ठीक है। और बोला अंडर विच नो नो एक्शन कैन बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड। उस वाले लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 6 इयर्स था केस फाइल करने का, फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी। वो करना चाहिए था तब तक, इसने नहीं किया 6 साल में, तो अब ये बार्ड हो गया, ये नहीं कर सकता है अब केस फाइल। ठीक है। तो बोलता है इस केस में कॉज ऑफ एक्शन कब अक्रू हुआ? एट द डेट ऑफ द थेफ्ट, जब थेफ्ट हुआ है। ठीक है। and before the plaintiff's recovered possession। तो बोला there were further conversation conversation by line of a person by whom the defendant was। ठीक है ना? तो ये सब तुम इतना जान गए ना कि डिफेंडेंट का प्ली क्या है, कि लिमिटेशन पीरियड बार हो गया है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया था, इसको पहले से सूट फाइल करना चाहिए था, इसने कोई सूट फाइल नहीं किया, तो अब वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है। इशू इसमें यही बना कि कॉज ऑफ एक्शन कब अक्रू हुआ। तो डिसीजन था कोर्ट का। आप कोर्ट के डिसीजन पे आप डायरेक्टली आ जाओ। कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द कंटेंशन ऑफ डिफेंडेंट। कोर्ट ने डिफेंडेंट के कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बोला कि हाँ कॉज ऑफ एक्शन 1940 में राइज हो गया था, 6 साल का टाइम होता है, आपने 6 साल तक सूट फाइल नहीं किया तो अब बार हो जाएगा। ठीक है। कोर्ट ने भी डिफेंडेंट के कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। प्लेंटिफ का अलग कंटेंशन था, बट कोर्ट ने डिफेंडेंट का कंटेंशन एक्सेप्ट कर लिया। बस इतना याद रखो। अब बिल्कुल लास्ट लाइन में आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ। क्या कहती है? कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स द एक्शन अक्रूड इन्वॉल्व द फाइंडिंग दैट द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूज इन 1940। बोला एक्शन अक्रू जो होता है, जो वर्ड यूज किया गया था उस लिमिटेशन एक्ट में, इसका मतलब होता है क्या? द एक्शन अक्रूड मतलब कब एक्शन अक्रू होगा? जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो कोर्ट ने यही बोला कि ये जो वर्ड यूज किया गया है बेयर एक्ट में, द एक्शन अक्रूड, इट मीन्स दैट इट इन्वॉल्व द फाइंडिंग दैट द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड इन 1940। ठीक है। व्हेन द कार वाज स्टोलन। तो इसमें यही बोला गया, अ क्लेम मेड 7 or 8 years आफ्टर द लॉस ऑफ द कार्स अगेंस्ट द परफेक्टली इनोसेंट होल्डर। बोला कि ये तो जो है डिफेंडेंट इनोसेंट होल्डर है, आपने कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया था 1940 में, और आप 7 साल 8 साल बाद एक इनोसेंट होल्डर के अगेंस्ट में केस फाइल कर रहे हो। ठीक है। जिसने कि एक गुड कंसिडरेशन, अच्छा खासा कंसिडरेशन दे के, बिना नॉलेज के, उसको तो पता भी नहीं है चोरी की गाड़ी है, उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है। तो इसलिए कोर्ट जो है किसके फेवर में डिसीजन दे रही है? कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट? बताओ। डिफेंडेंट। 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 डिफेंडेंट के फेवर में उसने डिसीजन दे दिया। उसने बोला ना, ही डिडंट हैव नॉलेज कि ये थेफ्ट प्रॉपर्टी है। ऑल्सो ही हैज गिवन, द डिफेंडेंट हैज गिवन गुड कंसिडरेशन। ठीक है। तो बोला कि इसलिए ये जस्ट नहीं है इस तरीके से अभी उसके अगेंस्ट में केस फाइल करना। ठीक है। बोला एज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट इनजस्टिस ऑफ द, क्या लिखा हुआ है? इनजस्टिस ऑफ दैट काइंड टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल। बोला लिमिटेशन एक्ट का ये भी तो पर्पस है कि इनोसेंट पीपल को इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करने के लिए करना। ठीक है। तो इसलिए डिफेंडेंट के फेवर पे डिसीजन दे दिया। अब ये क्लियर हो गया, ये केस क्लियर हो गया। बस इतना ही लिखना है। अब कैसे याद रहेगा? बी आर पॉलिसीज कैसे याद रहेगा?
याद रखना, कार की पॉलिसी ऐसे करके हम लोग ट्रिक बनाते थे जुडिशरी में। कार की पॉलिसी, तो कार की पॉलिसी से तुम्हें याद रख कार पॉलिसी ऐसे करके कुछ भी, कोई भी ट्रिक ऐसे करके तुम याद रखोगे तो याद रहेगा। तो आरबी आरबी पॉलिसीज अब याद रहेगा वर्सेस बटलर, बटलर से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये केस तुमको लिखना चाहिए, और लिखना अब याद रहेगा। चलो, समझ आ गया ये केस? कुछ नहीं है, चोरी की गाड़ी है, बहुत साल बाद मिला, एक्सपायर हो गया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब तक। कोर्ट ने भी बोला कि हाँ वो इनोसेंट परचेसर है, उसको क्या पता चोरी की गाड़ी है, उसने तो अच्छा कंसिडरेशन दिया, उसको नॉलेज भी नहीं था। अब 7 साल हो गए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी तुम्हारा एक्सपायर हो गया, तो ये डिसीजन उसके फेवर में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, क्लियर है? यस अब मैम। नेक्स्ट केस किया यस जाए। मैम। यस मैम। यस मैम, यस क्लियर है। मैम। ठीक ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस पे आ जाओ। पीएनबी, पीएनबी वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये वाला केस मैं भेज देती हूँ, भेजा हुआ है वैसे तो, पीएनबी वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा भेजा है ना? ठीक यस है, मैं मैम। फिर से भेज देती हूँ, भेज दिया। क्या हुआ है इस केस में, किसी ने भी पढ़ा है? बैंक ने लोन दिया किसी पर्सन को, ठीक है। उसमें रिस्पोंडेंट जो है और उसकी वाइफ जो है वो गारंटर्स बने, ठीक है, और उन लोगों ने एक सिक्योरिटी बॉन्ड दे दिया, ठीक है। और सिक्योरिटी बॉन्ड में क्या दिया गया, तो दे हैव, क्या लिखा है, बिकेम द गारंटर, रिस्पोंडेंट एंड हिज वाइफ बिकेम द गारंटर्स एंड एक्सिक्यूटेड अ सिक्योरिटी बॉन्ड इन विच सर्टेन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडीज, ठीक है, रेसिप्ट्स वर प्लेस्ड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। उन्होंने प्लेज में क्या दिया, सिक्योरिटी दे दिया, एफडी के रेसिप्ट्स दे दिए, कि अगर बाद में ये लोन नहीं पे करता है ये आदमी जो भी है डेटर, तो आप इन सिक्योरिटी से अपना डेट सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया, बैंक जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, ये एपिलेंट हो जाएगा, या कह सकते हो प्लेंटिफ हो गया, ठीक है, ब्लैंक, या फिर कह सकते हो बैंक इज द क्रेडिटर। इसमें उसने किसी डेटर को पैसे दिए हैं, लोन दिया है, और रिस्पोंडेंट और उसकी वाइफ जो है वो यहाँ पे गारंटर्स हैं, और उन्होंने एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरा है जिसमें उसने कुछ फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट जो है उसको प्लेज कराया है एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन, ठीक है। क्या होता है बाद में, बोरोअर जो है, डेटर जो है वो रीपे नहीं करता है लोन को, तो बैंक क्या करती है, अपना एडजस्ट करती है लोन को, लोन अमाउंट को थ्रू एफडीआर, एफडीआर के थ्रू, ठीक है, लोन अमाउंट को, एक मिनट, क्या होता है, बैंक जो है एडजस्ट करती है अपने अमाउंट को एफडीआर से, जो भी ड्यूज है उसका वो एफडीआर से, जो फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट्स जो उसने जमा कराया था एज अ प्लेज कराया था गारंटर ने, उससे वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। borrower, तो क्या लिखा है, बैंक देन एडजस्टेड द अमाउंट ऑफ द एफडीआर टुवर्ड्स इट्स ड्यूज एंड बैलेंस वाज क्रेडिटेड टू द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द रिस्पोंडेंट, और जो बैलेंस बच जाता है एफडीआर से वो रिकवर करने के बाद जो भी बैलेंस बच जाता है वो सेविंग अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देती है बैंक, ठीक है। नाउ द रिस्पोंडेंट लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक, अब रिस्पोंडेंट जो है कंप्लेंट करता है बैंक के अगेंस्ट में, ठीक है, एंड मैजिस्ट्रेट विदाउट एडवर्टिंग वेदर द एलिगेशन मेड आउट अ प्राइमा फेसाई केस ऑफ एन ऑफेंस इशूड प्रोसेस अगेंस्ट द बैंक ऑफिसर एंड इट वाज चैलेंज। समझ आया बात, समझ आ गई बात, क्या लिखा हुआ है, समझ आया? अभी फैक्ट ऑफ द केस सबको समझ आया? जल्दी यस बताओ। मैम। यस बैंक मैम। ने किसको दिया, बैंक ने लोन दिया एक आदमी को, रिस्पोंडेंट और उसकी वाइफ जो है क्रेडिटर्स बने, उन्होंने क्या किया, कुछ फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट्स जो है एज अ प्लेज बैंक में गिरवी रखवा दिया, मतलब बैंक में रखवा दिया एज अ प्लेज, ठीक है। बैंक अब क्या होता है, बोरोअर जो होता है वाकई में वो पे नहीं करता है लोन, तो क्या होता है, बैंक क्या करती है कि वो जो एफडीआरस रखवाए गए थे, फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट्स, उससे वो अपना लोन की रिकवरी कर लेता है बैंक, जो अमाउंट ड्यू जो बच जाता है बैलेंस अमाउंट वो उसके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देता है बैंक, रिस्पोंडेंट के सेविंग अकाउंट में। अब रिस्पोंडेंट ने एक कंप्लेंट लॉन्च लॉन्च किया है, कंप्लेंट फाइल किया है बैंक के अगेंस्ट में, और मजिस्ट्रेट ने बिना देखे कि प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, क्या किया, बैंक को नोटिस दे दिया। अब बैंक बिल्कुल भी बैंक को नोटिस दे दिया और बैंक ने इस केस को चैलेंज कर दिया। तो इशू ये बना, वेदर द रूल ऑफ लिमिटेशन डिस्ट्रॉयज द राइट ऑफ द पार्टीज। आप बताओ, और मैं तुमको एक बात कह रही हूँ, मुझे लगता है ये केस जरूर पूछेंगे वो, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट का एक रूल है, व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट, क्या है, लिमिटेशन It's बार करता है, क्या Bart's बार remedy, करता है? not right, ma'am. रेमेडी नॉट। हाँ, लिमिटेशन बार्स रेमेडी नॉट राइट, तो यही इशू बना इस केस का कि वेदर द रूल ऑफ लिमिटेशन डिस्ट्रॉयज द राइट ऑफ द पार्टीज और रेमेडी ओनली, ठीक है, राइट को डिस्ट्रॉय करता है या रेमेडी को भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये तो जनरल रूल यही है
कि राइट डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइट तो आपका है, आप बाद में टाइम बाद डेट भी हो गया तब भी वो डेट पे तो तुम्हारा राइट है ही, कोई पे करेगा तो तुम ले सकते हो, राइट, यू हैव राइट, बट यू कैन नॉट इन्फोर्स, रेमेडी बार है, इसका मतलब तुम सूट फाइल नहीं कर सकते उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है ना, डेट तुमने किसी को दिया पैसा, अब देयर इज फिक्स टाइम जिसमें रिकवरी ऑफ मनी का सूट लाया जा सकता था, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर कर गया, तो अब क्या करोगे? हाउ कैन यू गेट दैट मनी? तो यू कैन गेट दैट मनी थ्रू अदर वेज, बट यू कैन नॉट फाइल सूट क्योंकि सूट के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुका है, सो यू कैन नॉट, you will not be able to file suit and recover your money, right? Remedy bar हो गया। So this is the thing, there is one exception to this general rule, वो exception कहाँ है? Which section deals with that ट्वेंटी exception? सेवन सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27, इस पे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। क्या कहता है सेक्शन 27? राइट टू Extinguishment प्रॉपर्टी at के first. रिगार्डिंग बात करता है, वहां पे रेमेडी बार हो जाता है, राइट तो बार होता है, ये रेमेडी भी बार हो जाता है, ठीक है। अब डिसीजन क्या है, क्या एडमिट कर लिया गया? बोला प्रिंसिपल डेटर डिड नॉट रिपे द डेट, द बैंक एज क्रेडिटर एडजस्टेड एट मेच्योरिटी ऑफ एफडीआर। ठीक है, बोलता है तुम पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है तो पूरा भी पढ़ो, कि प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया तो बैंक ने एडजस्ट कर लिया एफडीआर से, आउट जो भी आउटस्टैंडिंग डेट था उसको वो कर लिया उसने, और जो भी बैलेंस जो बच गया उसको सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में उसने भेज दिया। ठीक है, बोलता है रूल ऑफ लिमिटेशन आर नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ द पार्टीज। रूल ऑफ लिमिटेशन का क्या है पर्पस? राइट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, सेक्शन 3 जो है एक्ट का, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ओनली बार्स द रेमेडी, रेमेडी बार है, यू कैन नॉट फाइल द सूट, सूट विल बी डिसमिस्ड, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, लिमिटेशन पीरियड तो नहीं, दो सेक्शन, सेक्शन 3 कहता है प्रेस्क्राइब पीरियड, तो प्रेस्क्राइब पीरियड तुम्हारा एक्सपायर हो गया तो उसके बाद सूट अपील या एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि रूल ऑफ लिमिटेशंस आर नॉट मीन टू डिस्ट्रॉय राइट ऑफ द पार्टी, राइट को डिस्ट्रॉय, राइट पार्टी के राइट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, सेक्शन 3 जो है वो रेमेडी बात करता है, बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट। ठीक है, बोलता है द राइट टू द डेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट नॉट विद स्टैंडिंग द रेमेडी इज बार्ड बाय लिमिटेशन, भले ही रेमेडी बार हो गया, राइट अभी भी कंटिन्यू है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन 27 में है जो आपने बता ही दिया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग। सबसे लास्ट पैरा में आ जाओ, ठीक है, या फिर लास्ट पैरा से ऊपर वाला जो लाइन है वो देख लेते हैं एक बार। बोलता है द राइट कैन बी एक्सरसाइज इन एनी अदर मैनर देन बाय मीन्स ऑफ सूट, क्योंकि आप सूट नहीं ला सकते ना, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सूट विल बी डिसमिस्ड बिकॉज पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, तो सूट डिसमिस हो जाएगा। बट डेट इज नॉट, बोलता है बट द डेट इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड बट द रेमेडी टू इन्फोर्स द लायबिलिटी इज डिस्ट्रॉयड। सूट नहीं ला सकते, डेट थोड़ी एक्सटिंग्विश हो गया, अगर तुम्हारा क्लेम बनता है तो तुम्हारा क्लेम बनेगा। ठीक है, तो समझ आया? इतना कहानी सुनने के बाद यही समझ आता है कि राइट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, रेमेडी एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सूट डिसमिस हो जाएगा, सूट फाइल नहीं कर सकते आप, इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट से, कोर्ट के थ्रू आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका अभी भी डेट पे राइट कंटिन्यू है। ठीक है, आप दूसरे माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, बोला आगे इट इज सेटल लॉ दैट creditor would be entitled to adjust from the payment of a sum by debtor towards the time barred debt। ठीक है, समझ आई बात कि क्रेडिटर जो है वो अपने अपने पैसे को एडजस्ट करा सकता है, कैसे? डेटर के पेमेंट के थ्रू। ठीक है, टाइम बार्ड डेट हो गया तब भी डेटर ने अगर उसको पे किया तो वो अपना डेट को एडजस्ट कर सकता है। इट इज ऑल्सो इक्वली सेटल लॉ दैट creditor when he is in possession of an adequate security, this is the point you should you should keep in your mind। जो लास्ट पैरा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो बातें इस केस में आपको लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट इज कि एक टाइम बार डेट हो गया है और अगर फिर भी डेटर इज पेइंग द मनी देन द क्रेडिटर हैज राइट टू टेक द मनी, राइट। सेकेंड बात ये है, बोलता है इट इज इक्वली सेटल लॉ। एक इक्वली सेटल लॉ ये भी है कि क्रेडिटर व्हेन ही इज इन पोजेशन ऑफ एन एडिक्वेट सिक्योरिटी, अगर क्रेडिटर के पास कोई एडिक्वेट सिक्योरिटी है, और यहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी क्या था? एफडीआर, राइट, then the debt due could be adjusted from the security in his possession and custody। ठीक है, तो अगर कोई सिक्योरिटी है डेटर के, क्रेडिटर के पास, तो वो अपने ड्यू को उस सिक्योरिटी से एडजस्ट करा सकता है। ठीक है, सो रिस्पोंडेंट एंड हिज वाइफ स्टूड गारंटर्स टू द प्रिंसिपल डेटर, तो क्या होता है वहां पे वो ज्वाइंटली सिक्योरिटी बॉन्ड भी देते हैं एफडीआर के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो करा रहा था, एडजस्ट करा रहा था, उसने इसको चैलेंज किया था ना कि वो एडजस्ट कैसे करा सकता है, राइट। मजिस्ट्रेट ने कैसे अलाउ कर दिया, कैसे इसको नोटिस भेज दिया, तो बैंक बैंक के फेवर में
इसका डिसीजन आया, देखो कोर्ट ने लिखा, कोर्ट ने बोला है, दो द रेमेडी टू रिकवर द डेट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर इज बार्ड बाय लिमिटेशन, रेमेडी भले ही बार हो गया, द लाइबिलिटी स्टिल सबसिस्ट, लाइबिलिटी तो अभी भी है, ठीक है। तो बैंक इज एंटाइटल्ड टू अप्रोप्रिएट द डेट एंड क्रेडिट द बैलेंस अमाउंट टू सेविंग सेविंग अकाउंट ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ये क्लियर हुआ अभी पिक्चर। नीचे की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि रेमेडी भले ही बार हो गया, नहीं फाइल कर सकता वो सूट, चलो ये मान लिया कि वो सूट फाइल नहीं कर सकता और रिकवर नहीं कर सकता था वो किससे, डेटर से, लेकिन क्या वो गारंटर ने जो फिक्स डिपॉजिट एफडीआर जमा किए थे, क्या वो उसको उससे एडजस्ट करा सकता था अपने अमाउंट को? तो दिस इज अनदर वे। कोर्ट के माध्यम से थोड़ी वो कुछ कर रहा है, कोर्ट में रेमेडी अवेल नहीं कर सकता ना, लेकिन एफडीआर अगर एज ए सिक्योरिटी उसके पास रखा हुआ एडिक्वेट सिक्योरिटी, तो दिस इज द अदर वे, वो उससे तो सेटिस्फाई कर ही सकता है। तो कोर्ट ने बैंक के फेवर में डिसीजन दिया है कि हाँ वो कर सकता है, भले ही कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, लेकिन अगर एफडीआर उसके पास है गारंटर के, तो वो गारंटर के एफडीआर को बेच के, मतलब बेच के क्या, उससे सेटिस्फाई कर सकता है, बेचना नहीं है, मतलब एफडीआर से वो अपना जो भी अमाउंट है वो सेटिस्फाई कर सकता है, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाए वो वापस कर दे गारंटर को। समझ आई बात? तो सेक्शन 3 पे ये भी एक केस है, तो देखना लिमिटेशन पे सेक्शन 3 तो जरूर आएगा। बताओ, इज इट क्लियर टू यू? और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक का केस, पीएनबी वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, बैंक का केस, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो लिख लोगे ना ये केस? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो मेरा थर्ड केस क्या है, एक बार थर्ड केस निकालो। बार बार कॉल आ। कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, वो बोनाफाइड मिस्टेक था उसका। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या रहता है? फेवर ऑफ बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, अच्छा ठीक। ये बोनाफाइड। देखो इसमें भी चलो ये बहुत डिटेल में है, हम लोग इतना तो नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा भी नहीं है, आप लोग ऊपर ऊपर से जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, सेक्शन 3 के ऊपर ही है ये केस, तो सेक्शन 3 पे ही तुम्हारा, सेक्शन 3 या सेक्शन 5 के ऊपर है, आई थिंक सो, नहीं सेक्शन। मेनली सेक्शन 14 पे है, पर इसमें सेक्शन 3 का भी बात किया गया है थोड़ा सा। तो नहीं देखो, कौन बोल रहा है? कोस्ट पेपर मिल में क्या हुआ था? वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में क्या हुआ था नेहा? क्या हुआ था मैम इस केस में, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में? नेहा मैंने वेस्ट कोस्ट पेपर मिल देखा नहीं है, ठीक है, मैं देख के बता दूंगी तुमको, ठीक है। ओके ओके अभी ओके। जो जो देखा हुआ है वो बताती जाती हूँ, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, डिले कंडोन किया जा सकता है, पहले भी बताया था मैंने, सेक्शन 5 में डिले कंडोन हो जाता है। पर किस पे एप्लीकेबल है ये सेक्शन? सूट पे एप्लीकेबल है क्या ये सेक्शन? अपील एंड अपील और एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, तो अपील और एप्लीकेशन, और कैसा एप्लीकेशन? एक एप्लीकेशन है जिसपे एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन फॉर Section 37. 21 Execution of decree and ऑर्डर ऑर्डर 21। 21 रिलेटेड टू अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी। हाँ, ऐसे अंडर अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी, ठीक है, अच्छा है, याद रखा है आपने। पर दिस इज रिलेट, ऑर्डर 21 इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। ऑर्डर 21 सीपीसी का जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है। तो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पे एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल ऑन अपील एंड एप्लीकेशन, ठीक है, अदर देन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो ये क्या बोलता है कि अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद भी एपिलेंट ने या एप्लीकेंट ने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था अपील या एप्लीकेशन को नहीं फाइल करने का, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट क्या कर सकती है, उसको, उसके अपील या एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। इट मे बी एडमिटेड, तो देखो मे भी जहां पर वर्ड है ना, मे बी एडमिटेड, इट मीन्स कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू एडमिट इट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड। और देखो हर जगह प्रेस्क्राइब पीरियड की बात हो रही है, तो मैं तुम्हें ये बार बार कह रही हूँ, जब भी सेक्शन 5 एक्सप्लेन करो या सेक्शन 3, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड अच्छे से बताओ कि एक होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, दैट इज ऑल्सो गिवन इन सेक्शन 2J,
एंड प्रेस्क्राइब पीरियड इज ऑल्सो गिवन इन सेक्शन 2J। तो क्या अंतर है प्रेस्क्राइब पीरियड और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में? और सेक्शन 3 हो या सेक्शन 5, प्रेस्क्राइब पीरियड को कंडोन किया जा रहा है सेक्शन 5 में, और सेक्शन 3 में प्रेस्क्राइब पीरियड में अगर फाइल नहीं किया सूट, अपील और एप्लीकेशन तो डिसमिस किया जाएगा। सो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो क्या सफिशिएंट कॉज में एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? व्हाट इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन? तुम लोग बताओ कुछ, मैं तो बता ही रही हूँ। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन ये कहता है, अब कोई बताएगा या मैं बताऊं? हाँ मैम, हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर से, प्रैक्टिस से या जजमेंट से जो अपीलेंट है और जो एप्लीकेंट अगर वो मिसलीड हुआ है तो वो भी एक सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। राइट, ठीक है। तो सफिशिएंट कॉज क्या होगा, ये इसकी बात की गई है। तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि ठीक है, सफिशिएंट कॉज ये भी है कि अगर कोई पर्सन, एप्लीकेंट या एपिलेंट मिसलीड हो गया ऑर्डर, जजमेंट या प्रैक्टिस से, हाई कोर्ट के प्रैक्टिस, जजमेंट या ऑर्डर से, तो उसको सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गिवन इन सेक्शन 5। और इसमें मैंने कुछ बताया था, सफिशिएंट कॉज का मतलब कैसा कॉज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सफिशिएंट कॉज? फर्स्ट क्वेश्चन इज, सफिशिएंट कॉज क्या डिफाइंड है कहीं? नो मैम। नहीं। नो तो मैम। सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है? एक कोई केस था जिसमें बोला गया था एवरी डेज डिले मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, कि हर दिन का आप एक्सप्लेनेशन दोगे। 4 दिन आप डिले कर रहे हो तो 4 दिन में क्या क्या, कैसे, फर्स्ट डे क्यों डिले हुआ, सेकंड डे क्यों डिले हुआ, तो एवरी डेज डिले मस्ट बी एक्सप्लेन। लैंड ठीक है, एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस काटली। राइट राइट, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स मैम। गिवन है। और 5 देखना वो क्वेश्चन, अब यही केस सबसे इंपॉर्टेंट, जहां भी देखो सेक्शन 3 पे मैंने तुमको बता दिया पीएनबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, रेमेडी और राइट वाला जो आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा आरबी पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वेस्ट कोस्ट हम देख लेंगे, या देख लेना तुम लोग अपने लेवल पे। ठीक है, लेकिन सेक्शन 5 पे जिसमें प्रिंसिपल्स आ गए ना, वही इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस है, किसने बताया? कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस काटची। हाँ ठीक है, ठीक होगी, ये देख लेते हैं, ये केस देख लेते हैं। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हर दिन का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बोलता है सेक्शन 5 जो है ना, इट गिव्स अ डबल डिस्क्रिप्शन टू कोर्ट हैज फर्स्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ रिगार्डिंग द सफिशिएंसी ऑफ कॉज, कि कॉज सफिशिएंट है या नहीं। दो चीजों का ख्याल रखना है सेक्शन 5 में कोर्ट को। जब भी कोर्ट डिले को कंडोन करती है, एप्लीकेशन लगाया जाता है, एप्लीकेशन फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट में लगाया जाता है। तो कोर्ट दो बातें देखती है। पहली बात, कोर्ट के पास दो डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट तो कोर्ट ये देखेगी कि क्या कॉज सफिशिएंट है या नहीं। सेकेंडली कोर्ट ये देखेगी कि अगर सफिशिएंट कॉज प्रूव भी हो गया तो कोर्ट के पास स्टिल एक डिस्क्रिप्शन होता है कि वो डिले किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि वो दोनों के क्लेम को, दोनों के पार्टी के क्लेम को वे करके कोर्ट देखेगी कि अब डिले कंडोन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, उसका कॉज सफिशिएंट है या नहीं, पहली बात तो ये देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे अगर सफिशिएंट कॉज है भी तो अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है ना कोर्ट का, कि कोर्ट कर भी सकती है ग्रांट, नहीं भी कर सकती है। तो और हमने पहले भी मैंने बताया तुमको, जब भी किसी के पास डिस्क्रिप्शन होता है तो इट गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्सन। वन कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिप्शन आर्बिट्ररली। डिस्क्रिप्शन को कैसे एक्सरसाइज करते हैं? इट मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड लीगल प्रिंसिपल्स। कुछ लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करके ही डिस्क्रिप्शन को आप यूटिलाइज या एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसी में बोला जाता है कि हर दिन का डिले देखा जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट कॉज जो है कहीं भी नहीं डिफाइंड है। कैसा कॉज सफिशिएंट कॉज होगा? तो बोलता है इट इज कॉज विच इज बोनाफाइड, बोनाफाइड कॉज होना चाहिए। हेलो, यस मैम। कोई ऐसा कॉज जिसको कोई पर्सन ड्यू केयर और कॉशन लेके अवॉइड कर सकता था, तो क्या वो सफिशिएंट कॉज होगा? अगर मैं ड्यू केयर और कॉशन से उसको अवॉइड कर सकती थी, ठीक है, अब मेरी गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया, मैं नहीं जा पा रही हूँ कोर्ट, तो मैं उस कॉज को अवॉइड कर सकती थी केयर और कॉशन के साथ, ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ। तो क्या वो सफिशिएंट कॉज होगा? नहीं होगा। नो मैम। तो यही बोला गया कि सफिशिएंट कॉज बोनाफाइड कॉज होना चाहिए, ऐसा कॉज जिसको ड्यू केयर और कॉशन से वो किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, वो दैट विल नॉट अमाउंट टू सफिशिएंट कॉज। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, केस तुमको याद तो नहीं रहेगा, लेकिन याद रख, ये लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट सफिशिएंट कॉज हैज टू बी कंस्ट्रूड लिबरली। ठीक है, सो दैट की कॉज ऑफ जस्टिस को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए नहीं बोलती है, बोलती है सफिशिएंट कॉज को आप लिबरली कंस्ट्रू कीजिए। ठीक है, समझ आया?
यस मैम, स्टेट ऑफ Yes, ma'am. हरियाणा Yes, वर्सेस ma'am. चंद्रमान। ठीक है, तो सफिशिएंट कॉज मस्ट बी गिवन लिबरल कंस्ट्रक्शन, ताकि सब्सटैंशियल जस्टिस को प्रोवाइड किया जाए। रियल टेस्ट इन विच सच केस वुड नॉट बी ऑफ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, परफेक्ट पर्सन उस केस में कैसे डील करता है, दैट इज नॉट द रियल टेस्ट। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन उस परिस्थिति में, उस सर्कमस्टांस में क्या करता है, दैट इज सफिशिएंट कॉज। अब सफिशिएंट कॉज का एग्जाम्पल दे दोगे, क्या हो सकता है सफिशिएंट कॉज? तो हो सकता है कोई बीमार हो गया, इलनेस इज सफिशिएंट कॉज। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनड है वो, कैसे फाइल करेगा? सफिशिएंट कॉज। ऑनेस्ट मिस्टेक बाय द पार्टी अपॉन इनकरेक्ट एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल, काउंसिल ने गलत एडवाइस कर दिया, तो अब वो क्या कर सकता है? उसमें तो उसकी गलती नहीं थी, उसे क्या पता 30 डेज में अपील फाइल करना है, काउंसिल ने बताया ही नहीं और काउंसिल ने फाइल भी नहीं किया। ठीक है, तो अगर गलत एडवाइस कर दिया काउंसिल ने और उसका ऑनेस्ट मिस्टेक है, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट कॉज। इलनेस बता ही दिया मैंने तुमको, या कोई दूसरी डिसेबिलिटी हो गई हो उसको, तब इम्प्रिजनमेंट बताया। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग प्रोसीडिंग टेकन इन गुड फेथ, गलत कोर्ट में उसने केस फाइल कर दिया, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट कॉज। ठीक है, रॉन्ग कोर्ट में कर दिया या रॉन्ग प्रोसीडिंग फाइल कर दिया गुड फेथ में, सो दीज आर सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज क्या नहीं, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सफिशिएंट कॉज। ये लिखना है आपको, ये भी लिखना है। कोर्ट ने बोला कि लिबरली कंस्ट्रू कर लिए, लिबरली कंस्ट्रू किया जाए सफिशिएंट कॉज को, क्योंकि सफिशिएंट कॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से जस्टिस प्रोवाइड ना किया जाए। रियल टेस्ट ये नहीं है कि एक स्पेशल एक सर्कमस्टांस में एक परफेक्ट पर्सन कैसे बिहेव करेगा, दिस इज नॉट द रियल टेस्ट। रियल टेस्ट इज ऑर्डिनरी प्रूडेंट का पर्सन उस सर्कमस्टांस में क्या करता, सो दैट इज द रियल टेस्ट। कि कोई बीमार है, किसी को फीवर है, ऑर्डिनरी प्रूडेंट का पर्सन क्या उस परिस्थिति में कोर्ट आ सकता था, दैट इज द रियल टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया जाएगा क्या जो है सफिशिएंट कॉज नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट सफिशिएंट कॉज, कि हमको तो जानकारी ही नहीं थी कि केस को इतने ही दिन में फाइल करना है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज। एब्सेंस ऑफ काउंसिल, की काउंसिल तो दूसरे कोर्ट में बिजी है, तो दिस इज नॉट द सफिशिएंट कॉज। हार्डशिप ड्यू टू इलिटरेसी, हम तो इलिटरेट है, पुअर है, हमें क्या पता। पर्दा नशी लेडी है, वो बोलती है कि आई एम नॉट, आई डू नॉट अपीयर इन पब्लिक, सो हाउ डू आई नो कि कब करना है कब नहीं करना है, तो दीज आर नॉट सफिशिएंट कॉज। ठीक है, तो ये सफिशिएंट कॉज नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग केस देख लेते हैं। इस पे जो पहला केस है वो तुम्हारा है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन। तो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वाला केस एक बार निकाल लो। ठीक है, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने डिसमिस कर दिया एक अपील को। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक अपील फाइल किया और इसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया ऑन ग्राउंड ऑफ अपील बीइंग बार्ड बाय लिमिटेशन। बोला कि दिस अपील इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपील फाइल किया हाई कोर्ट में, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, बोला इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है, अगेंस्ट द डिसमिसल ऑफ अपील, अपील तो डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट ने, तो अब क्या किया, तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या फाइल किया, अपील फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इंस्टेंट अपील फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। समझ आई बात? तो यही तुम्हारा है बेसिक इशू, ये बना कि कंडोनेशन शुड बी ग्रांटेड और नॉट, क्या इस केस में कंडोनेशन ग्रांट किया जाना चाहिए या नहीं। देखो कंडोनेशन वर्ड यूज किया गया, कहीं भी कंडोनेशन वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया गया सेक्शन 5 में, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कंडोनेशन ऑफ डिले इज इन सेक्शन 5। ठीक है, तो वेदर कंडोनेशन शुड बी अलाउड और नॉट। सेकेंड इशू बनता है वेदर टू अप्लाई द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज to all litigants regardless of their personality in the said context। कहने का मतलब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या गवर्नमेंट के केस में भी हम वही सफिशिएंट कॉज मानेंगे जो हम ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स के केस में मानते हैं। ठीक है, कि ऑर्डिनरी आदमी अगर कोई फाइल करता है तो दैट इज डिफरेंट केस, क्या गवर्नमेंट भी अगर फाइल करेगा तो क्या उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको भी उतना ही टाइम दिया जाएगा, क्या उसकी भी गलती को माफ नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? क्या लिटिगेंट के बराबर आप गवर्नमेंट को रखोगे, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि लेजिस्लेचर हैज कन्फर्ड द पावर टू कंडोन डिले इन सेक्शन 5, किस लिए, टू इनेबल द कोर्ट टू डू सब्सटैंशियल जस्टिस, सब्सटैंशियल जस्टिस कोर्ट दे सके, इसलिए कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन लेजिस्लेचर ने डाला है सेक्शन 5 में। ठीक है, मेरिट्स पे मैटर को डिस्पोज ऑफ करके कोर्ट जो है सब्सटैंशियल जस्टिस प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन डाला गया है। ठीक है, हेलो, और कोर्ट ने इसमें ही बोला कि
It is common knowledge that this court has been making a justifiably liberal approach in matters instituted in this court, but the message does not appear to be followed by other courts in the hierarchy. ठीक है, बोला कि हमने बहुत पहले से ये क्लियर कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल क्लियर था कि इस मामले में लिबरल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो क्या, तो इसलिए बोला कि बट दिस हैज नॉट बीन फॉलोड बाय द कोर्ट्स। फॉलो किया जाना चाहिए लिबरल अप्रोच, पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बोला लिबरल अप्रोच तो होना चाहिए कि ठीक है, सफिशिएंट कॉज जो है, सफिशिएंट कॉज पे आप जो है सफिशिएंट कॉज को लिबरली कंस्ट्रक्ट करिए, लिबरल अप्रोच रखिए और उसको कंडोन कर दीजिए उस ग्राउंड पे। बट क्या लिबरल अप्रोच में कुछ भी नहीं देखना है? क्या देखना है? कुछ तो प्रिंसिपल्स होंगे जिसको देख के आप अलाउ करोगे। तो बोला liberal approach is adopted based on these principles। तो अगर liberal approach लेके भी आप डिले को कंडोन करते हो, तब भी आपको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, कोर्ट को कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि ऑर्डिनरली लिटिगेंट डज नॉट स्टैंड टू बेनिफिट बाय लॉजिंग एन अपील लेट। क्या होता है, लिटिगेंट डज नॉट स्टैंड टू बेनिफिट। अगर अपील वो लेट फाइल कर रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ऑर्डिनरली जनरल रूल ये है कि अगर वो लेट फाइल कर रहा है अपील को तो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसे तो हर कोई लेट फाइल करेगा, तो ठीक है, तो इसलिए लेट फाइल करने वाले को बेनिफिट मिलना नहीं चाहिए। डज नॉट स्टैंड टू बेनिफिट बाय लॉजिंग एन अपील। सेकेंडली, कॉज वुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स आफ्टर हियरिंग द पार्टी। सफिशिएंट कॉज जो है वो मेरिट पे सुना जाएगा, दोनों पार्टी को सुन के कि ठीक है सफिशिएंट कॉज बनता भी है या नहीं बनता है, दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा, मेरिट पे फिर डिसाइड होगा। थर्ड इज doctrine of every day's delay must be explained, should be applied in rational, common sense and pragmatic manner। ये every day's delay must be explained, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। हर दिन का आप रीजन दो कि एक दिन बीमार हो गए, दूसरे दिन क्या हुआ, ठीक है, तो आपको हर दिन का रीजन देना पड़ेगा। सो एवरी डेज डिले मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। थर्डली, whether substantial justice and technical considerations are pitted against each other, cause of substantial justice deserve to be preferred, कि क्या यहाँ पे substantial justice को प्रेफर किया जाएगा या टेक्निकल कंसिडरेशन को देखा जाएगा। ठीक है, दोनों को आप कंपेयर करें और फाइनली प्रेफर किसको करना है, सब्सटैंशियल जस्टिस को प्रेफर करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट डिले इज ओकेजन deliberately or on account of culpable negligence or on account of malafide। there is no presumption। ये प्रेज्यूम नहीं करना है कि डिले जो हुआ है वो जानबूझ के किया गया है, या कल्पेबल नेग्लिजेंस की वजह से ही डिले हुआ है, या मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से डिले हुआ है। ये कोर्ट प्रेज्यूम ना करके बैठे, कोर्ट बिल्कुल विदाउट प्रेजम्पशन न्यूट्रल बैठे और सुने कि रीजन क्या है, कॉज क्या है, और लिबरली कंस्ट्रक्ट करे और ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्री कंसीव्ड माइंड, प्री डिटरमाइंड माइंड से हम बैठ गए हैं कि ठीक है ये तो जानबूझ के इसने डिले किया, ऐसा नहीं। फिर सिक्स्थली, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट जुडिशरी इज रिस्पेक्टेड फॉर रिमूविंग इनजस्टिस एंड नॉट फॉर इट्स पावर टू लीगलाइज इनजस्टिस ऑन टेक्निकल ग्राउंड। जुडिशरी क्यों फॉर्म किया गया है, टू रिमूव इनजस्टिस, ये नहीं कि टेक्निकल ग्राउंड को लेके हम इनजस्टिस को ही लीगलाइज कर दे। ठीक है, तो बोला कि ये सारे अगर प्रिंसिपल्स आप देखेंगे तो इनको फॉलो किया जाएगा। और बोला देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर कंडोनिंग द डिले इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द अपील। और बोला इस केस में सफिशिएंट कॉज था डिले को कंडोन करने का। ठीक है, समझ आई बात? हाईकोर्ट ने क्या बोला, सफिशिएंट कॉज नहीं था, राइट, और डिसमिस कर दिया अपील को, यही था ना? हेलो, यस मैम। हाँ, Yes, सुप्रीम ma'am. कोर्ट ने बोला कि नहीं, सफिशिएंट कॉज है। ये प्रिंसिपल्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर कंडोनिंग द डिले इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द अपील। ठीक है, और बोला द फैक्ट दैट इट वाज द स्टेट व्हिच वाज सीकिंग कंडोनेशन एंड नॉट अ प्राइवेट पार्टी वाज टू ऑल टुगेदर इररिलेवेंट। देखो, पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा सॉल्व हो गया कि क्या कंडोनेशन ग्रांट किया जाना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने बोला बिल्कुल किया जाना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्टेट को भी, स्टेट के मामले में भी सफिशिएंट कॉज का स्टैंडर्ड वही रहेगा, स्टैंडर्ड टेस्ट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा ऑर्डिनरी पर्सन से। तो बोला स्टेट हो या कोई और हो, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ डिमांड्स दैट ऑल लिटिगेंट्स इंक्लूडिंग द स्टेट एज लिटिगेंट आर अकॉर्डेड विद द सेम ट्रीटमेंट इन एन इवन हैंडेड मैटर। ठीक है, हैंडेड मैनर जो भी है। बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उसका रूल ही यही है कि चाहे वो लिटिगेंट हो, ऑर्डिनरी लिटिगेंट हो या स्टेट हो, वो एक ही तरीके से डील किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, क्लियर है? दिस इज मैम द थिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सफिशिएंट कोज भी तो इसी बेस पे बताया गया था ना कि स्टेट है तो स्टेट को फाइल करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। दैट इज डिफरेंट केस ना, वो तो स्टेट को जो टाइम फाइल करने में लगता है ना, ये जो दिया हुआ है टाइम, ठीक है, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी स्टेट के मामले में दिया गया है, उससे भी अगर वो आगे निकल गए तब की बात हो रही है। ठीक है ना नेहा, उस पीरियड को भी आप कर, अगर स्टैट्यूट ने कुछ दिया है, पीरियड प्रेस्क्राइब किया है स्टेट के लिए, हाँ मैं तो ये कह रही दैट हूँ इज कि लिमिटेशन। सफिशिएंट कोज इसकी अगर वजह से उसको भी क्रॉस तो कर गए तब की बात हो रही है ये। ठीक है, नहीं मैम, मैं ये कह रही हूँ कि सफिशिएंट कोज इसी बात पे तो बताया गया था ना कि गवर्नमेंट को टाइम लग जाता है, तो इस वजह से सफिशिएंट कोज बताया गया था। हाँ ठीक है, तो जो भी सफिशिएंट कॉज बताया गया था, हाँ, ठीक है, अगर वो डिटेल में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर वो बताया गया है कि सफिशिएंट गवर्नमेंट को टाइम लगता है, दिस दिस वाज द सफिशिएंट कॉज, तो कोर्ट ने उसको कंसीडर कर लिया कि हाँ ठीक है, सफिशिएंट कॉज है इस केस में। जो भी सरकमस्टांस रहे होंगे, जो भी फैक्ट एंड सरकमस्टांस, वो डिटेल में केस पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट का क्या प्ली था सफिशिएंट कॉज का, दैट इज नॉट क्लियर हियर। ठीक है, बट कोर्ट ने बोला जो भी तुम्हारा सफिशिएंट कॉज था, जो भी कॉज तुम बता रहे हो, दैट इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन रहा। गवर्नमेंट को टाइम लग जाता है, अगर ये रीजन दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये प्ली आया कि हमें टाइम लग जाता है, या वॉट एवर रीजन द गवर्नमेंट हैज गिवन, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ठीक है, दिस दिस रीजन कैन बी अ सफिशिएंट कॉज फॉर फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन और अपील, जो भी लेट फाइल हुआ है उसके लिए दिस इज सफिशिएंट कॉज। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स कंसिडर करते हुए। ठीक है नेहा, जो भी गवर्नमेंट का रीजन रहा हो, वजह क्या है वो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, बट कोर्ट ने उसकी वजह को बिल्कुल सफिशिएंट मान लिया इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो ये प्रिंसिपल एकदम माइंड में डाल लेना है। ठीक है, ओके कि मैम। ऑर्डिनरली ये होता है कि लिटिगेंट डज नॉट स्टैंड टू बेनिफिट। अगर अपील लेट लॉन्च करते हो और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो बेनिफिट नहीं मिलता है ऑर्डिनरली। ठीक है, और कॉज सफिशिएंट कॉज है या नहीं है, मेरिट पे डिसाइड होगा पार्टी को सुनने के बाद, हर दिन का डिले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, और सब्सटैंशियल जस्टिस और टेक्निकल कंसिडरेशन की जहां तक बात है, उस केस में सब्सटैंशियल जस्टिस को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, पहले से प्रिजम्पशन करके नहीं रखना है कि ये जो है वो बिल्कुल डिलिबरेटली हो गया है या नेग्लिजेंस की वजह से किया गया है, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया जा सकता है, किया गया है, ये कोर्ट पहले से नहीं प्रेज्यूम करके बैठेगी। ठीक है, और लास्टली जुडिशरी को क्यों बनाया गया है, इनजस्टिस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड पे इनजस्टिस को लीगलाइज करने के लिए नहीं बनाया गया। सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स जो कि आपको लिखना है सफिशिएंट कॉज को जब भी कोर्ट डिटरमाइन करेगी, दीज प्रिंसिपल्स विल बी फॉलोड बाय द कोर्ट। ठीक है, वाइल डिटरमाइन द सफिशिएंट कॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मैं बोल आ क्या सकता है, मुझे तो लगता है 3 और 5 पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दोगे ना अब ट्रिक क्या है, यस कलेक्टर मैम। लैंड एक्विजिशन वाले में ट्रिक क्या है, गवर्नमेंट वाला, कलेक्टर कौन है, गवर्नमेंट का आदमी, तो गवर्नमेंट वाला याद रखना है। सेक्शन 5 में था गवर्नमेंट वाला, सफिशिएंट कॉज की बात की गई थी, अब इतना डिटेल में डिस्कस हो गया, याद रहेगा ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, करें। नेक्स्ट केस है तुम्हारा स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, यस मैम। ठीक है, क्या था केस स्टेट ऑफ नागालैंड का। A judgment of acquittal was passed by Deputy Commissioner Judicial, as there was delay in making the application for grant of leave in terms of Section 378, Clause 3 of CRPC. ठीक है, जजमेंट ऑफ एक्विटल वॉज पास्ड, डेप्टी कमिश्नर ने एक जजमेंट ऑफ एक्विटल पास कर दिया, एक्विट कर दिया किसी को। ठीक है, बोलता है देयर वाज डिले इन मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट टू लीव इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 378(3) ऑफ सीआरपीसी, एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाज फाइल्ड। द हाई कोर्ट, देखो क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर ने अगर एक्विट कर दिया तो एक्विटल के अगेंस्ट में अपील फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब अपील की फाइल किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, पहले एक एप्लीकेशन लगाया जाता है कोर्ट में ग्रांट टू लीव के लिए, ठीक है, परमिशन के लिए कि क्या हम फाइल कर सकते हैं अपील, इसके लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट फॉर गेटिंग अ परमिशन टू फाइल एन अपील। ठीक है, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन लगाने में इनको टाइम लग गया, डिले हो गया। ठीक है, किसको डिले हो गया, किसको डिले हुआ, गवर्नमेंट को। ठीक है, नागालैंड। किसको, स्टेट ऑफ नागालैंड को, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट ऑफ नागालैंड इज गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि कौन फाइल करेगा अपील हाई कोर्ट में एक्विटल के अगेंस्ट में, एक्यूज्ड का होता है एक्विटल या कन्विक्शन, तो एक्यूज्ड का एक्विटल हुआ है तो गवर्नमेंट जाएगी ना हाई अपील में,
तो अपील में गवर्नमेंट गई, लेकिन अपील फाइल ऐसे केसेस में एक्विटल में अगर अपील फाइल करना है तो पहले परमिशन लीजिए हाई कोर्ट से 378(3) में। तो आपने परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन जो लगाना था वो आपने एक सफिशिएंट टाइम में नहीं लगाया एप्लीकेशन। क्या हुआ? हाँ, पर वो पहले मेरा Yes, ma'am. Yes. Yes, ठीक है। तो समझ आया, एक्विटल हो गया, तो उसके बाद अपील में गए, लेकिन अपील में जाने से पहले एप्लीकेशन इनको लगानी थी कि अपील के लिए इनको कोर्ट से मंजूरी मिल जाए। एप्लीकेशन इन्होंने लेट लगाया स्टेट ऑफ नागालैंड ने, तो हाई कोर्ट रिफ्यूज टू, अब लेट लगाया और कितना लेट, 57 डेज का लेट हो गया। तो हाई कोर्ट रिफ्यूज टू कंडोन द डिले ऑफ 57 डेज, बोला कि नहीं, ये हम तो डिले कंडोन नहीं करेंगे। सेक्शन 5 में रिफ्यूज कर दिया डिले कंडोन करने से। किस ग्राउंड पे? कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द लिटिगेंट टू फाइल एन अपील बिफोर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। बोला अपील फाइल करना था लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी से पहले, ठीक है। merely because the additional advocate general did not file an appeal in spite of instructions issued to him, that did not constitute sufficient cause। इन लोगों ने बोला कुछ कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है उन्होंने फाइल नहीं किया अपील, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद, तो बोला ये सफिशिएंट कॉज है। एंड फर्दर द फैक्ट दैट द रिकॉर्ड्स वर purportedly missing was not a valid ground। बोला कि रिकॉर्ड मिसिंग था, इस ग्राउंड पे आपने फाइल नहीं किया केस, तो ये भी कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नागालैंड क्वेश्चनड करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट रेंडर्ड बाय सिंगल जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। समझ आया? इन लोगों ने सफिशिएंट कॉज में ये बताया कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो अपील फाइल नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद। उसके बाद बोल रहे हैं ये सफिशिएंट, ये कॉज दे रहे हैं कि देखिए एक हमारा रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, रिकॉर्ड वॉज मिसिंग, हम कैसे करते फाइल। तो बोला ये भी सफिशिएंट कॉज नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठा, इशू ये था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट कॉज। तो सफिशिएंट कॉज होता क्या है, दैट वाज द क्वेश्चन, कि सफिशिएंट कॉज क्या होगा। तो मैंने तुमको अभी कुछ बताया ना कि सफिशिएंट कॉज क्या होगा, ठीक है, बताया, टेस्ट भी बताया कि परफेक्ट पर्सन उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में क्या करता। दिस इज नॉट द टेस्ट, द टेस्ट इज ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में क्या करता, दैट इज द टेस्ट, ठीक है। तो सफिशिएंट कॉज को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्सप्लेन किया कि व्हाट वुड बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज होगा क्या? तो देखो आप सेकंड पैराग्राफ में डायरेक्टली आ जाओ और यही सब लिख देना, जो इसमें अभी जो भी माइंड में ग्रास्प हो रहा है वो सब लिख देना वहां पे जाके, ठीक है। तुम्हें पता ही चल गया रीजन क्या था, उन लोगों ने क्या दिया। अब क्या बोला, एक्सप्रेशन सफिशिएंट कॉज शुड देयरफॉर बी कंसिडर्ड विद द pragmatism in a single justice oriented approach rather than technical detection of sufficient cause for explaining every day's delay. The factor which are peculiar to and characteristic of the functioning of the governmental condition would be cognizant to and requires adoption of। इतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको, यही थोड़ा बहुत सफिशिएंट कॉज के बारे में पढ़ना है कि सफिशिएंट कॉज क्या होगा। एक पॉइंट तो निकल के ये आया कि लिबरल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कोई भी ऐसा कॉज जिसका मतलब लिबरली कंस्टिट्यूट करना चाहिए। फिर लिखा द फैक्टर्स विच आर पिक्यूलियर टू एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंटल कंडीशनर would be cognizant to and requires adoption of pragmatic approach in justice oriented process. The court should decide the matters on merits unless the case is hopelessly without merit. No separate standard, ये सब तो बिल्कुल भी, ये सब थोड़ी लिखने जाओगे, ठीक है। देखो लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ। इस कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन दिया कि आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्चुअल बैकग्राउंड को कंसीडर करने के बाद कोर्ट का कहना था कि इनएविटेबल कंक्लूजन इज दैट कि डिले ऑफ 57 डेज डिजर्व्स कंडोनेशन। तो कोर्ट ने 57 डेज को कंडोन कर दिया, ठीक है। अब डिटेल में तो इसमें बहुत कुछ है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इतना ही लिखो क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना लिखने की जरूरत है। और ज्यादा कुछ लिखना है तो इसमें ये पॉइंट लिख देना जो मैंने तुमको बताया है कि बोला कि सफिशिएंट कॉज मस्ट बी गिवन लिबरल कंस्ट्रक्शन as the purpose of judiciary is to advance substantial justice। substantial justice को advance करना है, इसलिए sufficient cause जो है उसका liberal construction होना चाहिए। real test जो है वो लिखना होगा तो लिख देना, लेकिन मेन थिंग ये है कि उसमें ये फाइनली कोर्ट का कंक्लूजन ये आया कि जो भी इनका फैक्चुअल बैकग्राउंड था कि रिपोर्ट नहीं मिल रहा था या एडिशनल एडवोकेट जनरल ने नहीं किया काम, इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद फाइल नहीं किया अपील, दैट वुड अमाउंट टू सफिशिएंट कॉज और उसको दैट डिजर्व्स टू बी कंडोन्ड। तो कोर्ट ने उसको कंडोन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 57 डेज का सफिशिएंट कॉज को कंडोन कर दिया, ठीक है। सफिशिएंट कॉज क्या है वो एग्जैक्टली इसमें तो नहीं अच्छे से क्लियरली नहीं बताया हुआ है, ठीक है। हेलो So, ma'am, we can say that is a mistake of counsel for the sufficient cause.
राइट, वो मिस्टेक ऑफ काउंसिल तो पहले भी मैंने बताया, ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ काउंसिल या मिस्टेक ऑफ काउंसिल, ठीक है, हो सकता है रॉन्ग, ये तो पहले भी मैंने बताया ही है कि इनकरेक्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल हो गया या मिस्टेक ऑफ काउंसिल हो गया तो वो सफिशिएंट कॉज होगा। तो आप ये सब लिख दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, चले इसको इतना लिखोगे काफी है। बट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था तुम्हारा पहले वाला, ठीक है, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन, तो वो तो नहीं छोड़ना है क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स है। और जिस केस में प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे हमको पढ़ाया जाता है कुछ कुछ केस सीआरपीसी में जिसमें प्रिंसिपल्स लेट डाउन, प्रिंसिपल्स ऑफ अरेस्ट किस में है, तो वो जो जो प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चन है वो उसको मतलब केस है उसको तो छोड़ना नहीं है। तो कलेक्टर वाला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये भी याद रखो स्टेट ऑफ नागालैंड वाला फैक्ट तो याद हो ही गया, तो फैक्ट लिख दोगे, उसके बाद बोलोगे कि जो भी रीजन था, रीजन तो इनका यही था, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने फाइल नहीं किया अपील इंस्ट्रक्शन के बावजूद, और कुछ रिपोर्ट जो थी मिसिंग थी, इसकी वजह से वो फाइल नहीं कर रहे थे। तो दीज वर द थिंग्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सफिशिएंट कॉज माना है इस केस में, ठीक है। मैम ये और जजमेंट एक्विटल पास्ड बाय डिप्टी कमिश्नर, ये क्या है? डेप्यूटी कमिश्नर ने एक्विट कर दिया किसी पर्सन को, ठीक है। अब एंड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर दोनों एक पोस्ट होता है। हाँ देखो, इसको पता है, ठीक है, जुडिशरी लिखा है ना, डेप्टी कमिश्नर के पास जुडिशरी की पावर है, लिखा हुआ तो है क्लियरली कि उसके पास जुडिशरी की पावर है, एज अ जज उसने किया है। जब पढ़ोगे जज की डेफिनेशन का सीआरपीसी में है, एविडेंस में है, जहां भी पढ़ोगे वहां लिखा है जज डज नॉट ओनली इंक्लूड्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जजेस ऑफ कोर्ट, इट इंक्लूड्स दोज पीपल ऑल्सो जिनके जिनके पास पावर है एविडेंस लेने का, और एविडेंस मतलब एविडेंस पे सुनने का, मेरिट पे सुनने का केस, तो वहां पे यस उनके पास पावर है। अब इसमें जाने का कोई लॉजिक नहीं है इस वक्त कि कमिश्नर को क्यों पावर दे दिया गया है, दिस मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं एक्विटल पे पूछ रही थी कि एक्विटल वाला केस कहाँ से आ गया। बाकी आई गोट इट। ठीक है ना, बस इतना याद रखो कि किसी पर्सन एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने, यहाँ पे कर दिया कमिश्नर ने, जिसके पास पावर है, जुडिशियल पावर है, लिखा हुआ है उसमें जुडिशियल पावर, तो जिसके पास जुडिशियल पावर है उसको एक्विट कर दिया। अब क्या होगा, तो एक्विटल के अगेंस्ट में केस फाइल होता है, अब हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी। अपील कौन फाइल करेगा हाई कोर्ट में एक्विटल के अगेंस्ट में? तो स्टेट करेगी, क्योंकि एक्यूज्ड को एक्विट किया गया है। तो उसमें लिखा हुआ है 378 क्लॉज 3 में, आप पढ़ोगे जब सीआरपीसी तो उसमें क्लियरली लिखा है कि पहले लीव टू अपील फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पहले एप्लीकेशन लगा के परमिशन लेना पड़ता है, और ये एप्लीकेशन फाइल करने में इन लोगों ने डिले कर दिया, ठीक है। चलो अब मुझे नहीं लगता इसको डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत है, चलेगा, इतना Yes, भी ma'am. लिखो, इतना लिखोगे बहुत है, और क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट तुम्हारा कर लेते हैं। तो स्टेट ऑफ नागालैंड हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा टॉपिक है अब? हाँ, टॉपिक 2 जो है, टॉपिक 2 में सेक्शन 17 तो आ नहीं रहा, तो सेक्शन 12 पे जो दो केसेस हैं वो देख लो। सेक्शन 12 क्या है, व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 12, जल्दी से बताओ। Commissioner बोलो। same कंपटीशन में कंप्यूटेशन Computation of Conclusion of time. कंप्यूटेशन तो पूरा चैप्टर है, 12 क्या कहता है? Conclusion of time. हाँ, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, राइट। तो कौन कौन सा टाइम एक्सक्लूड कर जाएगा वो बताया हुआ है कि देखिए, आप कॉपी ऑफ जजमेंट लेने में टाइम लगा, कॉपी ऑफ अवार्ड लेने में टाइम लगा, डिक्री ऑर्डर आपको अपील में लाना है और आपको जजमेंट लेने में टाइम लग रहा है, डिक्री ऑर्डर लेने में टाइम लग रहा है, वो सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो ना, सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो यही लिखा है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, सूट अपील और एप्लीकेशन के लिए लगाना है, देखना है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को अगर कंप्यूट करना है तो फर्स्ट डे जो होता है, तो डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, तो फर्स्ट डे एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर अपील और एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील के लिए या फिर रिवीजन के लिए, रिव्यू के लिए, अगर आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखना है तो डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ और जितना टाइम लगता है, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर, जितना टाइम लगा आपको कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर लेने में, वो सब क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये सबसेक्शन 2 कहता है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और रिवाइज्ड और रिव्यूड और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील, तो उस केस में भी जितना भी टाइम लगा है कॉपी ऑफ जजमेंट लेने में वो सब वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद
अगर आर्बिट्रेशन का केस है तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, अवार्ड पास किया जाता है। जैसे सिविल कोर्ट डिक्री पास करती है, आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास होता है। तो अवार्ड जो है, जितना टाइम आपको कॉपी ऑफ अवार्ड लेने में लगा है वो सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गिवन इन सेक्शन 12। अच्छे से इसको देख लेना है, अभी याद हो गया होगा। ठीक है, बाकी एक बार और देख लेना अच्छे से, और ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। इसके ऊपर तुम्हारा केस है, जो फर्स्ट केस है वो कमिश्नर ऑफ सेल्स, क्या है, कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यूपी वर्सेस मदन लाल दास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, असेसमेंट ईयर है, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है 1960 टू 1961 असेसमेंट ईयर है। बोला जा रहा है अपील फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेल टैक्स ऑफिसर वाज डिस्पोज्ड ऑफ बाय एडिशनल कमिश्नर। देखो यहाँ भी एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल, मतलब जुडिशरी की पावर दी गई है इनको। ठीक है, कि आप इन मैटर्स को एडजुडिकेट कीजिए। ठीक है, तो ये इन मैटर को एडजुडिकेट कर रहे हैं, तो जुडिशरी का सब बोलते हैं ना, सब डेलीगेशन, तो सब डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर है यहाँ पे। ठीक है, तो दे आर एडिशनल कमिश्नर बट दे हैव सम सब डेलीगेटेड जुडिशियल पावर। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर है 1960 टू 61। बोल रहा है अपील फाइल किया गया है, रिस्पोंडेंट ने अपील फाइल किया किसके अगेंस्ट में, सेल टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेल टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील फाइल किया रिस्पोंडेंट ने। रिस्पोंडेंट कौन है यहाँ पे, हु इज द रिस्पोंडेंट, कौन सी कंपनी का नाम क्या है, मेसर्स मदनलाल दास एंड सन्स बरेली, याद रखना है। ठीक है, सेल टैक्स है तो सेल टैक्स वाला केस याद रहेगा। तो सेल टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट में रिस्पोंडेंट ने केस फाइल किया, अपील फाइल किया, और अपील क्या हो गया, अपील वॉज डिस्पोज्ड ऑफ बाय एडिशनल कमिश्नर सेल टैक्स। अपील डिस्पोज ऑफ हो गया, अपील डिस्पोज ऑफ हो गया, तो अब क्या होगा, कॉपी ऑफ द एपिलेट ऑर्डर वाज सर्व टू द रिस्पोंडेंट ऑन अगस्त 2020 1965। कॉपी ऑफ द एपिलेट ऑर्डर, जो ऑर्डर पास हुआ है अपील में, उसकी कॉपी जो है वो उसको 1965 अगस्त 22 में मिलता है। बोलता है इन द मीनवाइल रिस्पोंडेंट लॉस्ट द कॉपी ऑफ द एपिलेट ऑर्डर। समझ आया, पहली बार उसको एपिलेट ऑर्डर की कॉपी 22 अगस्त 1965 में मिल जाता है, लेकिन वो खो जाता है उससे ऑर्डर। फिर 15 जून 1966 में 1966 में रिस्पोंडेंट एक एप्लीकेशन लगाता है फॉर ऑब्टेनिंग अनदर कॉपी ऑफ द ऑर्डर। देखो पहली जो कॉपी उसको मिली है वो खुद कोर्ट ने उसको दी है, उसने कोई एप्लीकेशन लगा के कॉपी नहीं ली है। कहाँ आपको पर मैंने सेंड क्या? किया, केस ग्रुप में सेंड हुआ है? पहले इसमें सेंड किया हुआ था मैंने, सारे केसेस सेंड किए हुए थे पहले से। देखो सेक्शन 12 क्या कहता है, एक और पॉइंट याद रखो, पहले से क्लास किया होता तो अभी माइंड में आता कि सेक्शन 12 ये कहता है कि एक क्या होता है, जब आप सूट फाइल करोगे तो लास्ट में सूट डिसाइड हो जाएगा, जजमेंट पास होगा, आफ्टर दैट डिक्री विल बी पास्ड। तो जब डिक्री पास होती है तो कोर्ट खुद डिक्री की कॉपी दे देती है जनरली। जब आपको कोर्ट डिक्री की कॉपी खुद ना दे तो आपको फाइल करना होता है सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर तुमने कोर्ट से डिमांड किया मतलब तुमने एप्लीकेशन फाइल किया फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री, और अगर तुमने कॉपी के लिए डिमांड किया और उसको जितना टाइम लग रहा है कोर्ट को प्रिपेयर करने में वो कॉपी, उतना टाइम तुम्हारा एक्सक्लूड हो जाएगा प्रेस्क्राइब पीरियड से, पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। समझ आई बात, उतना काउंट नहीं होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की गलती है कि तुमने एप्लीकेशन लगा दिया, तुमको चाहिए वो ऑर्डर की कॉपी और कोर्ट नहीं दे रही है, टाइम लगा रही है, तो वो सब टाइम तुम उसके लिए क्यों अपना, तुम्हारा क्यों लॉस हो, तो इसलिए वो सब एक्सक्लूड कर दिया जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। तो यहाँ वही बात हो रही है कि पहली जो उसको कॉपी मिली थी एपिलेट ऑर्डर की, वो उसको मिली थी, ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर दैट, राइट। सेकेंडली जब वो अप्लाई करता है बाद में, समझ आया, उस बुक हो गया तो उसने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फाइल किया ना अनदर कॉपी के लिए, द कॉपी, उसके बाद कॉपी वाज रेडी ऑन अगस्त 17 1967, उसने अप्लाई किया 15 जून 1966 में, राइट, इसी टाइम पे अप्लाई किया ना, और उसको कॉपी कब मिलती है, 17 अगस्त 1967 में मिलती है। तो क्या होता है, and was delivered to the respondent on August 18 1968 67। 17 को तैयार हो जाती है कॉपी, 18 को मिलती है। नाउ रिवीजन वाज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट बिफोर द जज, रिवीजन सेल्स टैक्स। ठीक है, अब रिवीजन में जाता है, वो सेल टैक्स में रिवीजन फाइल करता है, वहां पे कोई अथॉरिटी है जज के आगे
कब? 9 सितंबर 1967 में, अगस्त में मिला और 9 सितंबर को फाइल कर रहा है। तो बोलता है कि यूपी सेल्स टैक्स के अकॉर्डिंग सेक्शन 10(3)(b) के अकॉर्डिंग वहां पे एक मिनट, सॉरी, यस मैम, वो आ जो रही है। सेल्स Yes, ma'am. टैक्स एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। वो एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब है कि आपको रिवीजन एक पीरियड में ही फाइल करना है, एक स्पेसिफिक पीरियड में फाइल करना है। बोला अकॉर्डिंग टू दैट, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये रिवीजन एप्लीकेशन जो है ये 1 साल के अंदर अंदर फाइल करना था, विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ, बट द revising authority may on proof of sufficient cause entertain an application within a further period of 6 months, कि ठीक है जिस दिन आपको ऑर्डर मिला है उस दिन से 1 year तक आपको फाइल करना था रिवीजन, और फर्दर सफिशिएंट कॉज अगर आपका है तो रिवाइजिंग अथॉरिटी आपको 6 महीने और एक्स्ट्रा दे सकती है। रिस्पोंडेंट ने क्लेम किया कि अंडर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द रिवीजन, नहीं, रिस्पोंडेंट क्लेम दैट अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 12(2) क्या है अभी हमने पढ़ा कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपील या एप्लीकेशन का हमको, या रिवीजन का लिखा है ना, अपील, एप्लीकेशन, रिवीजन, रिव्यू, तो कब कब से काउंट होगा? तो द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वाज प्रोनाउंस्ड वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग दैट कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर चाहिए था उसको, तो जितना टाइम लगा वो सब वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो यही बोला कि अकॉर्डिंग टू क्लॉज सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ही वाज एंटाइटल्ड टू एक्सक्लूड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बोला कि जितना मुझे टाइम लगा, जितना कोर्ट को टाइम लगा वो तैयार करने में, वो सब एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। सो द टाइम स्पेंड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ एपेलेट ऑर्डर शुड बी एक्सक्लूडेड, उसने बोला ये। तो ये जो कंटेंशन था इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया रिवीजन में, एंड जज देयर आफ्टर डेल्ट विद द मेरिट ऑफ द केस एंड पार्टली अलाउड द रिवीजन पिटिशन विच वाज आल्सो फेवर्ड बाय द हाई कोर्ट, इट वाज चैलेंज। तो वो जज जो है वहां पे सेल टैक्स वाला, उसने अलाउ कर दिया और इसको चैलेंज किया गया, ठीक है। तो इशू ये बना कि whether the time taken by respondent in obtaining another copy of appellate order, वो दूसरा कॉपी जो लेने में उसको टाइम लगा, क्या उसको एक्सक्लूड करना चाहिए था लिमिटेशन के रिगार्डिंग, उसको एक्सक्लूड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो 3 जज बेंच डिसीजन रहा सुप्रीम कोर्ट का, और बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 12(2) ऑफ लिमिटेशन एक्ट गेट्स अट्रैक्टेड टू कंप्यूट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 10(3)(b) ऑफ यूपी सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है। जस्टिस खन्ना थे इसमें, उन्होंने बोला कि सेक्शन 12(2) जो है is not specifically excluded in its application to such revision petition, limitation act is attracted and the time requisite, तो यहाँ बोला कि लिमिटेशन एक्ट अट्रैक्ट होगा यहाँ पे, भले ही वहां पे देखो क्या बोला गया था, सेक्शन 10(3)(b) ऑफ यूपी सेल्स टैक्स एक्ट तो यही कहता है कि 1 साल का टाइम है और ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट कॉज पे 6 महीना और बढ़ा दिया जाएगा, राइट, यही कहा जाता है ना, यही बोला गया था ना, उसने यही कंटेंशन लिया था ना। लेकिन कोर्ट ने बोला कि लिमिटेशन एक्ट अट्रैक्ट होगा यहाँ पे, और जो भी टाइम रिक्विजिट हुआ है, लगा है इसको सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, ठीक है, वो सब एक्सक्लूड किया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से, ठीक है। तो रिवीजन पिटिशन ये फाइल कर सकता है, वो सब एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट वाज, जो नीचे की कोर्ट थी वो सही है, उन्होंने भी एक्सक्लूड कर दिया, राइट, तो कोर्ट ने उसका फेवर किया, ठीक है, ठीक है। यस मैम। समझ आया नहीं ये किया केस? जाना चाहिए था क्योंकि अनदर कॉपी है वो मैम, जैसे वो अनदर कॉपी है तो वैसे तो टेक्निकली नहीं किया जाना चाहिए ना अलाउ। अरे अपना कंटेंशन है, अब जितना कॉपी, अनदर ऑर्डर कह रहे हो ना तुम कि ठीक है हो गया उसका, अब दूसरी बार अप्लाई किया, तो अब कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया, अब करना चाहिए था, नहीं ओके मैम। करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की ओके। और नहीं करता तो फिर वो आगे रिवीजन में कैसे जाता या फिर अगला अपील कैसे करता? और एक और बात है ना कि इसका बोनाफाइड मिस्टेक है ना, ये कोई जानबूझ के मतलब इंटेंशनली उसने थोड़ी खो दिया है, इट इज लाइक ठीक है वो मिस हो गया या कुछ भी, ठीक है। ओके मैम। और पर्पस क्या है लिमिटेशन एक्ट का? सब्सटैंशियल जस्टिस को प्रोवाइड करना, तो दैट इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे करना चाहिए तो करो, डिस्क्रिशन है आपका, ठीक है, और आप डिस्क्रिशन यूटिलाइज करोगे ढंग से। चलो ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है? तो तुम्हें क्या लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है लिमिटेशन एक्ट? नहीं होगा तुमसे, सिर्फ फालतू में परेशान होने वाली बात है।
ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ था इसमें, कुछ करने का नहीं है इसमें। मैम एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है इसका, सेक्शन 12 का। क्या एक्सप्लेनेशन कहता है? इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम, म्यूट करो जो भी, जिसने भी अनम्यूट किया है। बोला जा रहा है इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री or an order any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for copy thereof is made shall not be excluded। मतलब कोर्ट ने अगर खुद प्रिपेयर करने में टाइम लगाया है, तुमने एप्लीकेशन फाइल नहीं किया अभी, you have not filed an application for getting an order, राइट? ऑर्डर शीट के लिए तुमने एप्लीकेशन नहीं लगाई जस्ट सपोज, या जजमेंट के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोर्ट खुद जजमेंट प्रिपेयर कर रही है कि मुझे दूसरी पार्टी को, मुझे पार्टीज को जजमेंट देना है, डिलीवर करना है, तो जितना टाइम कोर्ट को खुद प्रिपेयर करने में लग रहा है ना, वो एक्सक्लूड नहीं होगा। बट जैसे ही तुमने एप्लीकेशन लगा दिया कि अब तो मुझको चाहिए, तो जब से तुमको चाहिए, जब एप्लीकेशन लगा दिया तब तो समझ आएगा कोर्ट को कि तुमको चाहिए, तो अब कोर्ट को जितना टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। समझ आया अभी? यस मैम, आ गया। यस मैम। बेयर एक्ट रीडिंग इज स्किल। एक बार ये करना आ गया लाइफ में, मतलब जब अब हो, तुम जा रहे हो अब लॉ फील्ड में या आ चुके हो लॉ फील्ड में, ये करना आ गया तो अपने आप बेयर एक्ट पढ़ पढ़ के इतना लिख सकते हो अच्छे से कि मैं बता नहीं सकती। यू कैन राइट अ लॉट। थोड़ा थोड़ा समझना होता है। बेयर एक्ट तो सब कुछ है, क्रक्स है। एंड टाइम में मुझे तो मैं तो यही करती हूँ कि बेयर एक्ट पढ़ लेती हूँ एंड टाइम में, वही बेस्ट रिवीजन है। थोड़ा बहुत केस देख लिया, बेयर एक्ट पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन में जो पहले से आपने नोट्स बनाए हैं उसको हाईलाइट किया होगा तो वो देख लिया ऊपर ऊपर से। सो दिस इज द थिंग, इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट केस, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस महाराज नारायण। बहुत सब बहुत इजी केस है, कुछ नहीं है किसी केस में, ये सब खुद पढ़ना चाहिए। क्या है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण में? द रिस्पोंडेंट वर ट्राइड फॉर वेरियस ऑफेंसेस। The session judge acquitted them on November 10, 1962. Against the order of acquittal, the state went up in appeal on March 29, 1963. This appeal was dismissed as being time barred, as the period of limitation for an appeal from an order of acquittal is only 3 months from the, बोला time barred है, ठीक है। State challenged the correctness of that decision before Supreme Court. Supreme Court में challenge किया गया। Appellant contended that appeal was within the time after excluding the time requisite for obtaining a copy of order। सुनो ना, इसमें भी वही बात है, कॉपी ऑफ ऑर्डर लेने में उसको टाइम लग गया, पता नहीं 2-3 बार कॉपी ऑफ ऑर्डर के लिए अप्लाई किया, उसको टाइम लगा इसमें, लेकिन फाइनली यही हुआ। सेम केस है, मतलब वो जो है ना, बेस वही है जैसे पहले वाले केस में था, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑर्डर लेने में टाइम लगा, तुम कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स को लिखो अच्छे से। स्टेट ऑफ यूपी में यही लिखना कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है उसके ऊपर बहुत सारे ऑफेंसेस के चार्ज लगे हुए थे, ठीक है। सेशन जज ने उसको एक्विट कर दिया 10 नवंबर 1962 को। अब ये सब डेट याद नहीं रहेगा, तो यही लिखना है कि सेशन कोर्ट ने एक्विट कर दिया उसको, और उस ऑर्डर के, एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टेट क्या करती है, अपील में जाती है, ठीक है। अपील को डिसमिस कर दिया जाता है कि टाइम बार्ड हो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन लेने में। तो ये जो स्टेट है ना, वो चैलेंज करती है इस अपील को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और अपीलेंट अपील को चैलेंज कर रही है, तो अपीलेंट का क्या कंटेंशन है? वो बोलता है कि अपील वॉज विद इन टाइम आफ्टर एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्विजिट। बोला अपील तो हमने एकदम टाइम लिमिट में ही फाइल किया था, ठीक है। तो हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया था? जो भी हमको कॉपी लेने में टाइम लगा, ऑर्डर की कॉपी लेने में जो टाइम लगा, वो टाइम रिक्विजिट जो हुआ वो हमने एक्सक्लूड करके ही फाइल किया, तो ये तो बिल्कुल विद इन टाइम फाइल किया है। सो द कॉपी ऑफ द ऑर्डर प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लेंट along with the memorandum of appeal showed that the copy was applied for on November 15। ये सब फैक्ट है, बात वही है कि वो टाइम लगा उसको लेने में और ये सब करने में, ठीक है। वही कंटेंशन उसका रहा है स्टेट का, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एक्सेप्टेड द कंटेंशन ऑफ रिस्पोंडेंट एंड ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन रिक्यूज। अब रिस्पोंडेंट का भी इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन रहा होगा, देखो रिस्पोंडेंट क्या कहता है। रिस्पोंडेंट कंटेंडेड दैट appeal was out of time in view of the fact that the appellant had applied for and obtained 2 other copies of the order appealed from, and if it is calculated on the basis of these copies the appeal was beyond time। उसने बोला कि 2 और कॉपी उसने लिए थे और उसने अब ऊपर एक्सेप्ट भी किया है कि 2 कॉपी लिया था उसने, 2 कॉपी लिया था। तो उसने बोला कि ये जो टोटल टाइम आप देखेंगे
तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को क्रॉस कर जाता है उसको अप्लाई करने के बाद, ठीक है। लिखा है इन एडिशन टू द कॉपी रेफर टू अर्लियर appellant had applied for another copy of the order appeal from on December 3 and that copy was ready for delivery on this date. The appellant also applied for yet another copy of the same order, फिर से एक कॉपी के लिए अप्लाई कर देता है एंड दैट कॉपी वाज मेड ऑन द सेम डे, और उसी दिन उसको वो कॉपी मिल जाती है। सो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने एक्सेप्ट किया उसकी कंटेंशन को, रिस्पोंडेंट के कंटेंशन को, और बोला कि रिक्विजिट जो है ना, टाइम रिक्विजिट इन ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ, लिखा है ना सेक्शन 12 में टाइम रिक्विजिट, सबको मिला क्या? कहीं लिखा है टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस एंड ऑर्डर? इसी का जिक्र हुआ है इसमें। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद बोला कि एक्सप्रेशन रिक्विजिट मतलब क्या होता है, फाउंड इन सेक्शन 12(2) मींस प्रॉपरली रिक्वायर्ड। रिक्विजिट टाइम रिक्विजिट का मतलब उतना टाइम जो प्रॉपरली जरूरत थी जितने टाइम की, ठीक है, प्रॉपरली रिक्वायर्ड एंड हेंस द लिमिटेशन हैज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी मेड अवेलेबल टू द एप्लेंट इन दिसंबर 1962। तो जब उसको कॉपी मिल गया जितने टाइम की जरूरत थी, रिक्विजिट टाइम का मतलब वो टाइम जितने की जरूरत वाकई में होती है कॉपी को प्रिपेयर करने में, ठीक है। इशू बना वेदर हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन होल्डिंग द अपील टाइम बार्ड। अब हाई कोर्ट ने बोला कि टाइम बार्ड है ये अपील, तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? व्हाट वाज द कंटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन टाइम रिक्विजिट cannot be understood as the time absolutely necessary for obtaining the copy of the order। बोला कि व्हाट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कंटेंशन को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टाइम रिक्विजिट का मतलब ये नहीं होता है कि जितना टाइम एब्सोल्युटली जरूरी है कॉपी लेने में, दैट इज नॉट द थिंग। बोला क्या डिडक्ट होगा 12(2) में इज नॉट द मिनिमम टाइम। बोला कि 12(2) में क्या डिडक्ट होगा? मिनिमम टाइम नहीं। हाई कोर्ट कहती है जितना मिनिमम टाइम की जरूरत थी कॉपी बनाने में वही है टाइम रिक्विजिट। सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, इट इज नॉट द मिनिमम टाइम विद इन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है। मिनिमम टाइम की बात नहीं हो रही है। The section permits the appellant to deduct from the time taken for filing the appeal the time required for obtaining the copy of the order appealed from and not any lesser period which might have been occupied। कहने का मतलब कि कम पीरियड, एक लेसर पीरियड के लिए बात नहीं कर, मतलब सेक्शन 12(2) जो है लेसर पीरियड की बात नहीं करता कि इतने में मिल जाना चाहिए था तो यही टाइम रिक्विजिट है, नहीं, दैट इज नॉट द थिंग। सुप्रीम कोर्ट कहती है सेक्शन 12(2) कहता है कि मिनिमम टाइम जितने में आपका बन जाना चाहिए था, कॉपी मिल जाना चाहिए था आपको, वो चीज नहीं है। ये सेक्शन परमिट करता है एप्लेंट को कि वो सारा टाइम जितना वाकई में लगा है कोर्ट को वो सब हटा दिया जाए। अब कोर्ट तो उसको जल्दी भी दे सकती थी लेकिन कोर्ट ने लगाया ज्यादा टाइम, तो दैट विल बी एक्सक्लूडेड। तो यही सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है कि सेक्शन परमिट्स द एप्लेंट टू डिडक्ट फ्रॉम द टाइम टेकन फॉर फाइलिंग द अपील। हाँ, वो उसको जो टाइम लगा है अपील फाइल करने में वो भी सेक्शन परमिट करता है एप्लेंट को कि आप वो टाइम भी डिडक्ट करिए जो टाइम आपको लगा है टाइम टेकन फॉर फाइलिंग द अपील, the time required for obtaining the copy of the order appeal from and not any lesser period which might have been occupied। ठीक है, समझ आई बात? तो ये बोल रहा है सेक्शन 12(2) shows that in computing period of limitation for an appeal the day on which the judgment or order complaint was pronounced and the time taken by the court to make available the copy applied for have to be excluded। ठीक है, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ वो भी और बाकी जो कॉपी देने में टाइम लगा वो भी, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। और जो टाइम लग रहा है उसको एप्लीकेशन फाइल करने में, मतलब ये बोला टाइम टेकन फॉर फाइलिंग द अपील, ठीक है, वो भी मतलब अपील फाइल कैसे होगा जब तक कॉपी नहीं आएगी, तो ये सब भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो देखो लास्ट सेकंड पैरा कि टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री मींस द टाइम बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल। टाइम रिक्विजिट का क्या मतलब? टाइम रिक्विजिट का मतलब समझाया इस केस में मतलब क्लियरली कि टाइम रिक्विजिट का मतलब क्या होता है। तो टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री मींस द टाइम बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल, पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड जो टाइम है, ठीक है, occupied in obtaining the copy which is filed with the memorandum of appeal। अपील के साथ जो कॉपी लगाई गई है उसको जितना टाइम लगा उसको लेने में, ठीक है, वो माना जाएगा, वो टाइम रिक्विजिट है, नॉट एन आइडियल लेसर पीरियड। आप ये नहीं बोल सकते आइडियल पीरियड तो इतना ही था, इतने दिन में तो मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, यू कांट से दैट। जितना टाइम उसको लगा है नेचुरली कॉपी लेने में वो सब टाइम रिक्विजिट में आ जाएगा, ठीक है। चलो यही है क्रक्स, तो यही है इसका, ठीक है।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके टाइम को एक्सक्लूड कर दिया फाइनली। जो जो भी टाइम उसने बोला ना वो सब एक्सक्लूड कर दिया और अपील को अलाउ किया था। ठीक है। सो दिस इज द थिंग, टाइम रिक्विजिट को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। टाइम रिक्विजिट का क्या मतलब होता है कि जो नेचुरल टाइम लगा है उसको, जो ऐसा टाइम, मतलब टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है? टाइम विच इज बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल इन ऑब्टेनिंग द कॉपी, इन ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर। मैम इसे 3-4 बार मांगी है ना कॉपी। हाँ मांगी है, बट उसका ग्राउंड कुछ अलग अलग है नेहा, ठीक है। कॉपी मांगी है, उसको मिली नहीं है, तो जब उसको कॉपी मिली है तब, जैसे क्या होता है ना, एक आदमी है सर्टिफाइड कॉपी के लिए उसने एप्लीकेशन लगाया, ठीक है, लगाना क्या होता है, 2 रुपए की कोर्ट फीस लगाओ, एक फॉर्म भरो, दे दो, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए हमको, ठीक है। पैसे अमाउंट उसमें लिखा रहता है, जब आपको कॉपी मिलेगी तब आपको अमाउंट पे करना है। समझ रही हो मेरी बात? आज तुमने एक एक लगा दिया एप्लीकेशन 2 रुपए की कोर्ट फीस के साथ, अब कॉपी मिलेगी तभी दोगे ना पैसे। अब नहीं आ रही है कॉपी, उसने दूसरा एप्लीकेशन और लगा दिया, इस तरीके से उसने लगा दिया, तो उसको जब मिला उसके बाद उसने फाइल किया है। समझ आई बात? तो उसको जब मिला तो उसके मैम बाद मैं किया। अप्लाई करने की बात नहीं कर रही, मैंने क्या कॉपी 3-4 बार मांगी है ना उसने। ऐसे तो कोई इंसान कितनी मर्जी बार कॉपी मांगता रहेगा और टाइम हाँ, पीरियड को मैनेज करवाता राइट, रहेगा। कॉपी जितनी बार भी मांगे, लेकिन कोर्ट को कितना टाइम लगा है, उसको कब कॉपी मिली है, दैट विल बी एक्सक्लूडेड, राइट। वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो कोर्ट ने इसमें एक्सक्लूड कर दिया उसके टाइम को। बेसिकली तुमको इस केस में फोकस रहना है टाइम पे। टाइम रिक्विजिट का क्या मतलब होगा, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए इस केस में। सेक्शन 12 में फर्स्ट केस जो तुमने पढ़ा, उसके बाद सेकंड केस जो पढ़ रहे हो, उसमें आप तुम यू शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन टाइम रिक्विजिट, कितनी बार कॉपी मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, दैट इज नॉट द कंसर्न। वो बताना ही नहीं चाह रहा है, दैट इज नॉट द थिंग जिसके ऊपर ये केस बेस्ड है। जो केस बेस्ड है वो टाइम रिक्विजिट पे बेस्ड है कि टाइम रिक्विजिट यस का मैम, क्या मैं मतलब। ये कह रही हूँ कि जैसे कॉपी मिल गई फिर दोबारा उसने कॉपी मांगी फिर दोबारा मिल गई, ये केस हो रहा है या फिर वो अप्लाई बार बार कर रहा है, बस ये नहीं पॉइंट नहीं, है। वो अप्लाई कर रहा है, कॉपी मिल ही गई तब तो उसको लगाना है ना, कॉपी मिल जाएगी तब तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, मुझे लगा कि कॉपी बार बार मांग रहा है, मतलब कॉपी मिल गई फिर दोबारा कॉपी मांग अगर ली फिर उसको दोबारा मिल कॉपी। गई है कॉपी तो उसको तो वो तो फाइल करेगा ही। ठीक है। बाकी फिर भी एक बार और देखो, इसको फैक्ट को एक बार देख लेना और, ठीक है। बेसिक तुम्हारा यही था बिल्कुल, बस हो जाएगा। और करना है, सेक्शन 12 पे भी मैंने बता दिया, इस पे आ सकता है केस। हो जाएगा। मैम ये मीटिंग ओके।